नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है आप सब जानते हैं कितना न्यूज में भी चल रहा है। बड़ा ही भावुक टॉपिक है और बड़ा ही आध्यात्मिक टॉपिक है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, हमको इसे कोई सनसनीखेज नहीं बनाना है। हमारा काम है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक एथिकल एंगल आता है इसमें। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा GS4 जो है एथिक्स का पेपर है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका यूज हम कैसे वहाँ कर सकते हैं अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरा कि क्या इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। और तीसरा कि क्या इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब हमें किस प्रकार से देना है। क्योंकि ये मानिए, मेंस में पूछे ना पूछे, इंटरव्यू में ये टॉपिक जो है जरूर पूछा जाएगा। और आपको अगर इसका एथिकल एंगल देखना है तो एथिक्स के आपको सब जो है कीवर्ड्स और जो जितने भी मूल्य आपको है वो पता होना चाहिए, जो इससे जुड़े हुए मूल्य है खासतौर से, जैसे सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, है ना? ईमानदारी मतलब होनेस्टी, और जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अर्थात विश्वास भंग। इस प्रकार के जो एथिकल मुद्दे हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही सभी जो है इससे जो है मूल्य आप जोड़ सकते हैं। देखिए, क्या मेंस में इस क्वेश्चन के आने की संभावना है? अगर मैं जवाब दूंगा तो बड़ी ही कम संभावना है, नहीं, न के बराबर। लेकिन आपको एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते, एक लोक सेवा की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके नाते आपको एथिकल मुद्दे पता होने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं या एग्जाम में लिख रहे हैं या इंटरव्यू में उत्तर दे रहे हैं, तो आपको जो है न्यूज चैनल्स की भाषा तो नहीं बोलनी है कि ये हुआ वो हुआ, इसका नाम लेना है उसका नाम लेना है, ये सब आपका काम नहीं है। आपको केवल जो है संस्था का नाम लेना है और ट्रस्ट के पदाधिकारी लिखेंगे आप, केवल उनमें से भी किसी का नाम नहीं लेंगे, और अपने जो एथिकल वैल्यूज है उनका हम उपयोग करेंगे। देखिए, क्या एथिकल मुद्दे हैं ये देखिए। सबसे पहले ईमानदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता और पब्लिक ट्रस्ट, सार्वजनिक विश्वास। इसके साथ आप एक चीज याद रखिए। देखिए, वहाँ सब जो है दान जो देते हैं श्रद्धावश देते हैं, बिल्कुल सही है। सबकी जो है एक जो सोच होती है वो एक अच्छी सोच होती है। और जो संस्था है जो इसका देखरेख करती है, ट्रस्ट, उसमें भी आप सबकी जो है क्या बोलते हैं उसको, सबकी जो संदेह नहीं कर सकते हैं, सब पर सबकी जो एक किस्म से जो है ईमानदारी पर संदेह नहीं कर सकते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था? देखिए, साधन उतना ही पवित्र होने चाहिए जितना कि साध्य है। अर्थात हमारी जो इंटेंशन है ना वो भी अच्छी होनी चाहिए, न कि हमारा केवल लक्ष्य है। मान लिया हम कुछ काम करने जा रहे हैं, तो वो काम अच्छा है उसका परिणाम या बुरा है, ये तो हमें ध्यान देना ही है कि काम जो उसका हमारा लक्ष्य है वो अच्छा है। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम जो रास्ता अपना रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। तो ये कथन का इस कथन का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। देखिए, अभी अगर इस घटना को देखा जाए, देखिए दोस्तों, ये केवल इसको आपराधिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख सकते हैं, इसमें नैतिकता का मुद्दा ही सबसे बड़ा है। जैसे कि जो भी बताया कि पब्लिक ट्रस्ट है, भाई इतने लोगों की श्रद्धा वहां जुड़ी हुई है, तो एक सार्वजनिक विश्वास का तो मुद्दा वैल्यू इसमें आएगी ही। जवाबदेही आएगी, जो लोग उस धन की देखरेख कर रहे हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और अभी तक है भी। और अगर कुछ घटना ऐसी हुई है तो वो क्यों हुई है, ईमानदारी पर सीधा सीधा प्रश्न उठता है। कुछ लोग तो निश्चित रूप से इसमें जो है उन्होंने ईमानदारी का पालन नहीं किया है। अच्छा, एक चीज अभी देखिए, आप, मैं बार बार कथित चढ़ावा चोरी बोल रहा हूँ, आपको भी यही शब्द यूज करने हैं। क्योंकि अभी इसकी जो है आरोप जो है केवल आरोप लगे हैं, वो पुष्टि नहीं हो पाई है। जब आप प्रशासन में हैं, देखिए, एक आम आदमी की भांति आपका मन कुछ भी कहे कि हाँ चोरी हुई है, लेकिन जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है, तो आपको फैक्ट्स और वैल्यूज के ऊपर बात करनी है। फैक्ट्स क्या है कि अभी आरोप लगे, अभी जांच चल रही है एसआईटी की। वैल्यूज ये सब बताए हैं, एथिक्स में हम इन वैल्यूज का प्रयोग करेंगे। यही सब हमें ध्यान रखना है। अब घटना से जुड़ा नैतिक पक्ष अगर आप डिटेल में देखेंगे तो यही है कि भाई जब कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल पर दान देता है, वो केवल धन नहीं देता बल्कि अपना विश्वास भी सौंपता है भगवान के चरणों में या उस संस्था के चरणों में। ऐसे में क्या है, धन का दुरुपयोग या उसकी चोरी केवल एक आर्थिक हानि नहीं है कि भाई 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, ये जो भी है 8-10 करोड़, केवल धन चुराने वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, समाज का विश्वास टूटता है। और आपने देखा होगा भी न्यूज में कि जो वहाँ डोनेशन जो आ रही थी अभी, मतलब 80% जो है कम हो चुकी है, डेली जो डोनेशन जो आ रही थी। अब इससे कौन कौन से मूल्य प्रभावित हुए? अगर क्वेश्चन आता है मेंस में तो आप क्या लिखेंगे? इंटीग्रिटी अर्थात ईमानदारी। ईमानदारी का अर्थ क्या है? सही कार्य करना, चाहे कोई देखे या ना देखे। जैसे आप बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, भाई कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा, हम ईमानदार हैं तो हम अपना काम सही तरीके से करेंगे। अब वही बात है कि कर्मचारी के ऊपर सीसीटीवी निगरानी है नहीं है, ये तो चलो डिलीट हुआ है, ये मुद्दा अलग है। लेकिन अगर वहाँ सीसीटीवी नहीं भी है, अगर आप ईमानदार है तो आप अपना काम अच्छे से करेंगे।
और ये ईमानदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। देखिए, व्यक्ति उस संस्था के अंदर कितने ही व्यक्ति काम करते होंगे, 50, 100, 200, जितने भी, ये संस्थान की भी जिम्मेदारी है। अगर संस्थान के पदाधिकारी किसी भी संस्थान के, मान लीजिए अगर सर्वोच्च नेता जो है ईमानदार है, तो अपने नीचे के लोगों को क्या है, प्रेरित करता है ईमानदारी के लिए, और वो फिर अकाउंटेबिलिटी वगैरह भी तय करता है। दूसरा मुद्दा यही अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। भाई प्रबंधकों की जिम्मेदारी है ये, दान की जो एक एक पाई जो दान के, या 1 रुपये है चाहे 1 करोड़ है, उसका पारदर्शी जो है अकाउंटिंग होनी चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए। इसके अलावा क्या मुद्दा है, जब जवाबदेही में कमी होगी तो सीधा सा पता है आपको भ्रष्टाचार होगा, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। तीसरा मुद्दा नैतिक वैल्यूज क्या है इससे जुड़ी, पारदर्शिता। जहां धन का प्रभाव अधिक होता है वहां पारदर्शिता और ऑडिट तो ज्यादा जरूरी है। भाई हमें पता है कि मान लीजिए किसी मंदिर में 100 रुपये चढ़ रहे हैं, तो ठीक है चलो, इतनी पारदर्शिता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हिसाब किताब रखना आसान काम है। लेकिन जहाँ हजारों लोग, लाखों लोग रोज दान कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ तो पारदर्शिता और भी ज्यादा हो जाती है। हर एक एक स्टेप के ऊपर पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके अलावा अगला मुद्दा जो बताया था आपको, सार्वजनिक ट्रस्ट तो है ही। भाई जब पब्लिक का विश्वास टूटता है, वो सबसे बड़ी जनहानि होती है। आर्थिक हानि तो उसके कंपैरिजन में काफी कम है। एथिक्स में यही गांधी जी का एक कोट लिखेंगे आप, साधन उतने पवित्र होते हैं जितना कि साध्य है ना। धार्मिक कार्यों के लिए प्राप्त धन का दुरुपयोग गांधी जी के इस सिद्धांत के विपरीत है। तो ये आप इसके साथ समापन कर सकते हैं अपने उत्तर लेखन का। अब यही क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछते हैं, देखिए मेंस के जो मैंने बताया कि चांस कम है पूछने के, इंटरव्यू के 99% चांस है अगर ये मुद्दा लंबा चलता रहता है। यूपीएससी में भी, स्टेट आयोग में भी, जिस भी स्टेट आयोग का भी क्वेश्चन होगा, तो मतलब अब इंटरव्यू होगा, वहाँ पूछने की चांस पूरे पूरे हैं। तो वहाँ आप बच नहीं सकते इसको। मेंस में तो आप ठीक है, आप कुछ भी उत्तर लिखो, आपकी मर्जी है, कोई एग्जामिनर तो आपका कलम पकड़ेगा नहीं। लेकिन इंटरव्यू में अगर आप किसी मुद्दे से बचते हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट होता है। मुद्दे के पक्ष या विपक्ष या बैलेंस करते हुए आपको उत्तर देना ही होगा। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले जो है, आपको एक कंसेप्ट है इथिक्स का, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको आपको ध्यान रखना होगा। अर्थात आप ना भावनाओं में मत बहना। देखिए अभी क्या है, समाज जो है हमारा दो धड़ों में बटा हुआ है। अभी कुछ लोग इसको मान रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, जो भी रूलिंग पार्टी के फेवर के लोग होते हैं। एक जो इनके अपोज में होते हैं, उनको हर चीज में कमी दिखाई देती है। वो इसको बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। अगर 50 करोड़ का या 10 करोड़ का भी है, तो वो बोलेंगे 200 करोड़ का है। कोई अधिकारी उसमें संलिप्त नहीं भी है, तो उसको भी बोलेंगे कि ये भी जी से जुड़ा हुआ है, इसने ही भ्रष्टाचार किया है। जैसे 4-5 नाम आप सुन रहे हैं, तो बार बार उनका नाम लेंगे। तो पक्ष विपक्ष दोनों चीज अलग है। आपको इंटरव्यू में क्या करना है, इमोशंस में नहीं बहना है बिल्कुल भी। कैसे उत्तर देना है, देखिए वो मतलब जो बोर्ड होगा आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि अगर आप लोक सेवक होंगे या एसआईटी के आप हेड है, तो आप कैसे मतलब, या प्रबंध जो जो बोर्ड है, जो संस्था, जो ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष हैं, उसके जो चीफ हैं आप, तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे आप। तो आपको ये 3-4 पॉइंट देने हैं जो एथिक्स के कीवर्ड है। किसी भी एग्जाम्पल में ऐसे ही देने होते हैं, या केस स्टडी कोई आती है उसमें भी ऐसे ही देने होते हैं। क्या कहेंगे, सबसे पहले तो निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे। जांच के बाद ही कोई आप जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि जो मीडिया खबरें आ रही हैं, जो या जो आपकी भावनाएं हैं, उनमें बहते हुए आप कोई भी निष्कर्ष पहले से ही अपने मन में सोच लेंगे। पूर्वाग्रह से तो आपको बचना ही होता है जब आप एक लोक सेवक के रूप में कार्य करते हैं। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे, आप ये उत्तर देंगे। उसके बाद क्या है, अगर दोषी मिलते हैं तो उनको कानूनी कार्रवाई देंगे। ये मत बोलना कि कठोर से कठोर दंड देंगे। ये देखिए शब्दों का चेंज है ना, यही तो लोक सेवक की खूबी होती है। भाई आप क्या है, कानूनी कार्रवाई करेंगे कानून के दायरे में रहते हुए, बस। आपको ये नहीं कि जी मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, कुछ नहीं, आलतू फालतू नहीं बोलना होता है। डिजिटल ऑडिट करेंगे। भाई देखिए आजकल क्या है, निष्कर्ष के रूप में आप बता सकते हैं कि हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है। वहाँ भी ऑटोमेटिक मशीनें हो सकती है अकाउंटिंग की। मैनुअल इंटरफेस कम करेंगे हम आगे से, अगर ये गलती किसी भी ट्रस्ट में या किसी भी संस्थान में जहाँ इस प्रकार का धन का लेन देन है, बोलेंगे कि वहाँ डिजिटलीकरण करेंगे, वहाँ का ऑटोमेटिक काउंटिंग होगी, है ना। हो सकता है डिजिटल जो दान है उसको बढ़ावा देंगे, और सोशल ऑडिट होगा, जो भी जितने भी हितधारक है उनसे जुड़ा हुआ जो पब्लिक है उनको भी ऑडिट होगा, और डेली रिपोर्ट पब्लिश होगी डिजिटल बोर्ड पे। इस प्रकार के आप इनोवेटिव जो है उत्तर देंगे इंटरव्यू बोर्ड में, और जनता के विश्वास को दोबारा से दोबारा हम रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अर्थात पुनर्बहाली की कोशिश करेंगे। और निष्कर्ष में आपको पता ही है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कथित घटना में क्या सिखाते हैं, किसी संस्था की वास्तविक शक्ति धन नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास है। देखिए यहाँ धन का किसी को दुख है ही नहीं। अभी मैं कल भी एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, उन्होंने कुछ चांदी वांदी 60 किलो दान दी थी, तो उनको धन का तो जरा सा भी दुख नहीं है। उनको है कि विश्वास, भाई जिस विश्वास से आप धन दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है या आरोप सही मिलते हैं, तो उनका विश्वास टूटता है। सबसे बड़ी बात ये है। और ये विश्वास किसी संस्था या राम मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये हमारे लोक सेवक के जो कार्यालय से भी होता है, हमारी सरकार से भी जुड़ा होता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। और जब इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कमजोर पड़ती है, तब केवल संसाधन नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक पूंजी की भी हानि होती है। इस प्रकार से आप जो है
बताएंगे, इंटरव्यू हो या आपका मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है। और देखिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, आप सोचते हैं कि क्या मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकता हूँ, तो सीधा सीधा उत्तर है कि नो। आप इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उनसे बचना होता है आपको एक लोक सेवक के रूप में। देखिए, आपको सरकार के अंडर काम करना है ना। ये मतलब ऑफ द ट्रैक में बता रहा हूँ कि भाई आपके जो जुड़े हुए जो जो लोग होते हैं, भाई वो निष्पक्ष होकर आपकी कॉपी चेक करते हैं, है ना। वे एंटी गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये आप ठान लीजिए। और अब अगर इस प्रकार का आप एग्जाम्पल देते हैं तो ये आपको ना उल्टा पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो बहुचर्चित और मतलब राजनीतिक मुद्दे होते हैं या धार्मिक मुद्दे होते हैं, उनसे आप बचने की कोशिश करेंगे। ये सब आप तब लिखेंगे जब मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, तब ये सब लिखना है। उदाहरण बिल्कुल नहीं देना है किसी अन्य क्वेश्चन में। आप सोच रहे हैं कि इंटीग्रिटी या भ्रष्टाचार का या पारदर्शिता का कोई मुद्दा आएगा, क्वेश्चन आएगा और मैं वहां उठाऊंगा और राम मंदिर का एग्जाम्पल दे दूंगा, तो आपको इन सबसे बचना है। इंटरव्यू के लिए जो बताया वो सब आपको ध्यान रखना है। नीचे जो चीजें हैं इसके आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, और इन चीजों को ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगले ही किसी टॉपिक के ऊपर फिर से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।